ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब शुक्रिया वक्त के लिए। पहले ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सौंपी गई थी और अब अदालत ने फैसला दिया है ये नशिस्तें ज़ाहिर अब जो जमातें ऐवान का हिस्सा हैं उनमें तकसीम की जाएंगी। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हम तो पहले से ये बात कह रहे थे कि ये नशिस्तों की तकसीम का जो फार्मूला है उसके मुताबिक यही फैसला होना चाहिए। यही फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, यही फैसला हाई कोर्ट का पेशावर ने किया। अब प्रॉब्लम यह है कि हम एक कंफ्यूजन का जब डिबेट होती है तो शिकार होते हैं, और वो ये है कि फर्ज करें ये जो आज़ाद मेंबरान हैं इनको ये सीटें, इनकी सीटें किधर जाएं? ये जो स्पेशल सीटें हैं ये सीटें खवातीन और माइनॉरिटीज के लिए इसलिए रखी कि ये मुआशरे का वो तबका है जो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और इनको जमातों के अंदर नुमाइंदगी दे दी गई ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए इनको। अब इसकी तकसीम का फार्मूला भी ये है कि ये सीटें असेंबली के अंदर जो जमातें अफराद नहीं, इंडिविजुअल मेंबर नहीं, आज़ाद मेंबर नहीं, जो जमातें इलेक्शन लड़के आएंगी उन जमातों की जितनी प्रोपोर्शनेट होगी उस प्रोपोर्शनेट से उनको ये सीटें मिलेंगी। अब कुछ जगहों पे ये हुआ कि एक जमात की जनरल सीटें जो जीत के वो आई है वो तो फर्ज करें हैं 5 और उसको 7 सीटें मिल रही, मिसाल दे रहा हूँ, 7 सीटें मिल रही हैं, तो ये बकली दलील समझ नहीं आती। बंदा समझता है कि यार बात तो दुरुस्त है, एक जमात की जनरल सीटें जो हैं वो 5 हैं, स्पेशल सीटें उसको 7 कैसे मिल सकती हैं? तो ये बात बेसिकली एक कंफ्यूजन फैला रही है। असल में मसला ये है कि ये क्वालिफाइंग सीट कौन सी है। फर्ज करें इसका फार्मूला ऐसे बनता है कि एक असेंबली के अंदर 4 जमातें आई हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं इलेक्शन लड़के, और उनकी बराबर नशिस्तें, फर्ज मैं मिसाल दे रहा हूँ, बराबर नशिस्तें हैं, और उन बराबर नशिस्तों में 4 जमातों को 60 सीटें मिली हैं और 40 सीटें इंडिपेंडेंट हैं। उस 40 इंडिपेंडेंट सीटों को एक सीट भी नहीं मिलेगी। अब अगर इन जमातों की 15-15 सीटें हैं तो कुल ऐवान के अंदर 15 सीटों का मतलब 15% है, क्योंकि 100 सीट हैं, लेकिन 60 सीटें जो क्वालिफाइंग होंगी वो सीटों में अगर इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 15 सीटें नहीं रह जाएगी, इनका 25% प्रोपोर्शन बनेगा, 1/4 बन जाएगा। 1/4 के साथ इनको स्पेशल सीटें तकसीम होनी है। ये नहीं हो सकता कि फर्ज करें जो काम समझा जाता है या डिबेट होती है कि जी एक जमात की अगर असेंबली में प्रोपोर्शनेट तो 10% है लेकिन उसको सीटें 15% मिल रही है या 12% मिल रही हैं। अच्छा, अगर उसको 10% के मुताबिक सीटें देंगे तो जो खवातीन की सीटें हैं इनमें से 7-8 सीटें आजाद खाली रह जाएंगी। आप खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो ये जो इसको तकसीम का फार्मूला है उसको ना समझने की बुनियाद पे ये एक डिबेट है। सही। कायरे साहब, हम जिस तरह कमरा अदालत में एक मंजर था, काउंटर आर्गूमेंट किया गया पीटीआई के वकील की जानिब से, हामिद खान साहब की जानिब से, और 26वीं तरमीम खासतौर पर उसे टारगेट किया गया जिसकी बिना पर एक मौजूद जज बेंच से अलग हो गए। अब ज़ाहिर है जो कानून साजी है पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ने वो अपना काम सर अंजाम दे दिया और सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि वो उन तमाम कवानीन पर अमल दरामद करवाए। इसके बावजूद इस तरह से काउंटर आर्गूमेंट करना, लॉजिक से हटकर इस तरह का डिस्कोर्स एनालिसिस करना, क्या ये मुनासिब लगता है? देखिए, ये अदालतों के अंदर होता रहता है कि जज साहिबान को किसी हवाले से, किसी ताल्लुक की बुनियाद पे उनको कहा जाए कि जी आप बैंक से अलग हो जाए। कभी वो अलग जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। कई इसके इसलिए अब 26वीं आईनी तरमीम जिसका बुनियाद बनाया गया कि जी हमारे केस अदालत में हमने दाखिल किया हुआ है और जब तक उसका फैसला नहीं होता आप इस मामले को रोकें, ये कैसे मुमकिन है? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी ये अब आईनी तरमीम तो नहीं, अब तो आईन बन गया है। अब अदालत क्या इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है अदालत ने, या कोई अदालत भले वो सुप्रीम कोर्ट ही हो, क्या वो पार्लियामान के पास किए हुए आइन के ऊपर स्टे दे सकती? अगर नहीं दे सकती तो फिर वो कानून या मौजूद है जब तक तब्दील नहीं। अब लोगों का ख्याल ये ठीक है, एक जमात अगर कहती है कि हमारा राइट है वो अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अदालत के अंदर बैठे हुए जज साहबान ने उनका क्लेम तस्लीम नहीं किया उन्होंने। अब उसका क्या इलाज है? वो कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम के तहत जो जज साहबान आए हैं ये तो आए इसलिए हैं
इनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाए। तो मैं हैरान होता हूँ कि आज़ादी अदलिया मुतासर हो गई। अच्छा, 26 आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बन गया। इस बेंच के अंदर कौन से जज साहिबान आए? वही जज साहिबान जो कल सुप्रीम कोर्ट के मेंबर थे, बाकी बेंचेस पे भी बैठते हैं, अब वो इस बेंच पे भी आ गए। अब इस बेंच पे आने से क्या उनकी वफादारियां खत्म हो गई? क्या उनके जो कैपेसिटी है वो खराब हो गई? उनकी लॉयल्टी पे शक पड़ गया, वो मजबूर हो गए? क्या हुआ? क्या तब्दीली होगी उनकी आजादी के ऊपर? कदगन आ गई? क्या उनको कोई हायर एंड फायर कर सकता है? अब कुछ तो सवाल करते हैं कि जी को नए जज साहबान रखे गए हैं, अगर ये तरमीम ना होती तो जज साहबान ना रखे जाते। 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जज साहबान इस बेंच के अंदर बैठे हुए। तो ये अपनी आरा जरूर है, कुछ लोगों का ख्याल है उनको ये सूट नहीं करता तो वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम अच्छी नहीं है। अच्छी है या बुरी है, ये आइन इस वक्त आइन का हिस्सा है। अब पीटीआई के लोगों की तरफ से ये एक बहस है कि जी ये तो असेंबली ही दुरुस्त नहीं है, ये तो जी फॉर्म 45, 47 के रौले हैं। उसमें अगर आपने जाना है फिर तो आपके हिसाब से ना ये असेंबली के पास करता कोई कानून दुरुस्त है, ना बजट दुरुस्त है, ना बनाई जाने वाली हुकूमत दुरुस्त है, ना हुकूमत के किए जाने वाले फैसले दुरुस्त है। फिर तो पूरे का पूरा आपका स्ट्रक्चर, फिर तो आपने जो पॉलिसी में जाकर हुकूमत ने फैसले किए, दाखिला में किए, वो सारे के सारे सेटिसाइड करें। क्या ये मुमकिन है? आप उसी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि जी आप तो गैर आईनी है, आपको एक आईनी तरमीम के तहत बने हैं, हमें आपकी लॉयल्टी पे शक हो गया है। तो ये इलॉजिकल एक डिबेट थी। पीटीआई के वकला का अपना एक इख्तियार था, वो बहस कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई की बात नहीं मानी जाएगी। अक्सरियत हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का फैसला ही माना।